हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डीओई की वर्कशीट नंबर 27 सॉल्व की थी, जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, और उसमें हमने उसके शीर्ष और कोण के बारे में भी पढ़ा था कि शीर्ष क्या होता है और कोण क्या होता है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को मतलब ट्रायंगल्स को ही पढ़ते हुए हम आज उसकी सर्वांग समता डिस्कस करेंगे कि सर्वांग समता होती क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारी इस वर्कशीट को पढ़ सकें और क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक ट्राइंगल क्या होती है, उसका शीर्ष कौन सा होता है, कोण क्या होता है, भुजाएं क्या होती है। ठीक है, तो जल्दी से विद इन 1 सेकेंड हम देख लेते हैं। देखिए, ये एक त्रिभुज है, देख लेते हैं। ये एक त्रिभुज है जिसको हमने कंपेयर किया था एक समोसे से भी, है ना। उसकी देखो 3 भुजाएं हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, समझ आ गया। और ये जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स देखो, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये हमारे क्या है, शीर्ष हैं। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा हुआ है 80, 40, ये देखिए, ये हमारे क्या है, कोण है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया त्रिभुज के बारे में। अब आता है सर्वांग समता। अब देखो, इस वर्ड के अंदर ही इसका मतलब छिपा है, सर्वांग समता। देखो, सर्व मतलब सारे, है ना, समता मतलब बराबर, आंग, ठीक है, ये मतलब अंग, है ना, यानी कि सारे अंग बराबर, वो क्या होती है, सर्वांग समता। समझ आया। यानी कि जिस आकृति के सभी अंग में क्या क्या आ गया, शीर्ष आ गया आपका, त्रिभुज से रिलेट करते हैं, भुजाएं आ गई, कोण आ गया, अगर सारे बराबर आपको मिल जाते हैं किसी भी आकृति में, इसका मतलब वो आकृति क्या है, सर्वांग सम है। अब देखिए, उसको समझते कैसे हैं, उसको कैसे हम देखते हैं, वो ध्यान से देखो, ये हाथ है हमारे। ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसे नमस्ते वाला पोज लिया। ठीक है, नमस्ते। अब जब आप अपने हाथों को देखोगे तो देखो, ये दोनों हाथ जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है ना। मतलब अब ये एक दूसरे के ऊपर क्यों है, क्योंकि इसके सारे जो पार्ट्स हैं, यानी कि सारी लंबाइयाँ जो भी है, वो सब हमारी बराबर है। समझ आ गया। ठीक है, अब हमारा जो एग्जाम्पल सेकंड है, जो हमारी वर्कशीट में भी दिया हुआ है, कि अगर हम 10 के नोट लेते हैं, चलिए 10 के नोट ले लेते हैं हम। ये मैंने 2 10 के नोट लिए। ठीक है, अब देखो, मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रख देती हूँ। ये देखो, इन दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो बराबर है। इसका मतलब इसके सारे पार्ट्स बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये एक सर्वांग सम आकृति है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ले लेती हूँ एक 10 का नोट और एक 100 का नोट, ये 100 का नोट है, ठीक है, और ये 10 का है। अब हम इसको चेक करते हैं ये सर्वांग सम है या नहीं। ये लीजिए, ये हमने रख दिया, ये 10 और ये 100। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो 10 के नोट ने जो है 100 के नोट को पूरे तरीके से कवर नहीं किया है। इसका मतलब इसके जो हमारी डेफिनेशन है, सारे अंग बराबर समान, तो वो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये आकृति जो है हमारी सर्वांग सम नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। आप 2 बुक्स भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने ये ले लिया है, अगर मैं इसको ले लूँ, ये फोल्ड करके, और ये आपकी वर्कशीट है, अगर मैं ये ले लूँ तो क्या ये सर्वांग सम है? ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को कवर नहीं किया है, और इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो भी बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम एक त्रिभुज लेते हैं। एक ये त्रिभुज मैंने ली और एक ये मैंने ली। अब इनको चेक करते हैं ये सर्वांग सम है या नहीं। ठीक है, देखिए, जब मैंने इन त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखा तो आप इसको देखेंगे तो ये जो त्रिभुज ऊपर से देखो, ये बराबर नहीं आ रही है ना, मतलब कुछ तो फर्क है। और हमारी जो डेफिनेशन बोलती है कि सारे अंग बराबर, ऐसी आकृति जिसके सारे अंग समान हों, वो हमारी क्या होती है, सर्वांग सम होती है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज हमारी सर्वांग सम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इस आकृति से कंपेयर करूं,
इसको चेक कर लेते हैं कि ये सर्वांग है या नहीं। ये देखिए, अब आपको शायद दिख रहा होगा कि दोनों त्रिभुज जो है वो एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि जितने तीनों भुजाएं जो हैं इसकी, इनका भी माप बराबर है। और अगर हम कोण देखें तो कोण की बात अगर हम करते हैं तो ये देखो, ये 80 है तो ये भी 80 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 40 है तो ये भी 40 है ना। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, हमारे पास सारी भुजाएं बराबर हैं और सारे कोण भी बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, हमारी सर्वांग सम त्रिभुजे हैं। ठीक है, अब हम इसको बना के देखते हैं। ए के त्रिभुज हमने बना दी ए बी सी, और एक त्रिभुज हमने बना दी डी ई एफ। ठीक है, और इसकी भुजाएं ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ये कोण मान लो 40 डिग्री मैंने ले लिया, ये 40, ये मैंने ले लिया 60, ये 60, ये भी 80 और ये भी 80। ठीक है, और एक त्रिभुज और बना लेते हैं इसके साइड में, पी क्यू आर 60, 70 और ये 50। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये मैंने त्रिभुज बना ली। अब हम चेक करते हैं सर्वांग समता। ठीक है, 80 और ये भी 80। ठीक है, 40 40, 60 60। भुजाएं ये 4 सेंटीमीटर है, ये इसके बराबर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये इसके बराबर, ये 6 है, ये इसके बराबर। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन में बोला था कि सारे अंग बराबर, वो आकृति जिसके सारे अंग समान हो। अब ये दोनों त्रिभुज तो क्या हो गई, बराबर है सब कुछ। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है, ये वाला। ठीक है, किसके सर्वांग सम हो गई, डी ई एफ के सर्वांग सम हो गई। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को देख लेते हैं। आप ये 80 है, ये 60 है, 40 70 60 50 कोण बराबर नहीं है, तो इसका मतलब अब साइड देख लो, 4 4 ये तो बराबर हो गई, 5 6 और ये 6 3। इसका मतलब ये त्रिभुज जो है वो इन दोनों के सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं और सारे जो कोण हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखिए इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। अब अगर मैं इन दोनों आकृतियों को कंपेयर करती हूँ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है ना। एंगल बी जो है वो ई के बराबर है, और जो एंगल सी है वो एफ के बराबर है ना। 60 और 60 ये जो हमने बोला यही लिखा है। उसके बाद ए बी और डी ई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी बराबर है डी एफ बराबर है 5 सेंटीमीटर, और ये बी सी बराबर है ई एफ बराबर है 6 सेंटीमीटर। ये तो हमने डेटा देख लिया कि जो हमें फिगर में दिया है। ठीक है, 40 और ये 60। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी सर्वांग सम है डी ई एफ के। क्या मैं इसको ई डी एफ लिख सकती हूँ? बताएं, क्या मैं इसको ई डी एफ लिख सकती हूँ डी ई एफ की जगह? मैं इसको ई डी एफ नहीं लिख सकती हूँ। क्यों नहीं लिख सकती वो देख लेते हैं। देखो ए जो है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है ना, तो मुझे ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बी जो है वो किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है ना, तो मैंने बी के बराबर ई लिखा। सी किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो मैंने सी किसके बराबर लिखा, एफ लिखा। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखूंगी तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो बराबर होगा। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डी है तो ये बराबर होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ई है तो ये बराबर है। ठीक है, तो जो बराबर पार्ट आएगा हम उसको उसके पैरेलल ही लिखेंगे, तभी हमारा वो त्रिभुज का नाम ठीक होगा। अगर मैं इसको ई डी एफ लिख दूंगी तो ये जो त्रिभुज है मेरी वो सर्वांग सम नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि संगत जो भाग है
उनका एक ही क्रम होता है, उसको उसी क्रम में लिखते हैं। संगत मतलब जो भाग बराबर आ रहा है उस बराबर भाग को बराबर के इक्वल ही लिखना है, ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अब आपको एक आकृति दे रखी है, प्रयास कीजिए में। अब वो आकृति क्या है देख लेते हैं। और जो मैंने अभी बात बोली सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, उसको हम CPCT बोलते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग यानी कि जो त्रिभुज बराबर हैं, सर्वांगसम हैं, उनके जो संगत भाग वो बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो ये आकृति आपको दे रखी है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैडम ये तो आकृति उल्टी पुल्टी है, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा एंगल इक्वल है। देख लो 110, 20, ये x, ये y और ये z, ये 50, 110 और ये 20, n, l, m, ठीक है। अब साइड्स 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये 8, ये 8, ये 10 और ये 4, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखो 50 डिग्री, ये 50 डिग्री यानी कि एंगल x बराबर एंगल L बराबर है 50, लिख दिया। 20 और ये 20 यानी कि एंगल Z बराबर है एंगल N बराबर है 20, ठीक है। ये 110, ये 110 यानी कि एंगल Y बराबर है एंगल M बराबर है 110 डिग्री। ये हो गया। अब साइड्स देख लेते हैं। एक्स वाई बराबर है, इसके बराबर है एक्स वाई, एल एम बराबर है 4, एक्स जेड और ये एल एन, एक्स जेड इक्वल टू एल एन इक्वल टू 10। उसके बाद ये बची तीसरी, वाई जेड बराबर है एम एन बराबर है 8 सेंटीमीटर। अभी तो सब तो बराबर है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे देख लेते हैं। पहले एक्स वाई जेड लिखते हैं, ट्राइंगल एक्स वाई जेड सर्वांगसम है ट्राइंगल। अब नाम देखो कैसे लिखना है। एक्स किसके बराबर है, एल के बराबर, तो एल लिखो पहले, ठीक है। अब जेड किसके बराबर है, एन के बराबर, नहीं पहले वाई किसके बराबर है, वाई किसके बराबर लिखा मैंने, एम के बराबर, तो एम है ना। उसके बाद z किसके बराबर है, n के बराबर, तो n लिखा। x के बराबर l था, y m के बराबर था, z n के बराबर था। तो ये है इसको लिखने का तरीका, ठीक है। तो आप जब भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगी तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे कि जो भाग बराबर है वो उसके सामने ही लिखना है आपको, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को मैंने अभी लिखा भी है आपका CPCT, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था सर्वांग समता का, जिसमें हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्या होती हैं, कैसे होती हैं, सर्वांग समता क्या होता है, बहुत सारे उदाहरण भी इसके दिए हैं हमने आपको, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस के साथ। ये आज की हमारी वर्कशीट 28 थी, ठीक है, और वो टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आप इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ सकें। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।